नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 17वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 16 अप्रैल को प्रसारित 16वें भाग में हमने पद्मपाणि आचार्य साहब की बेहद प्रेरणादायी शौर्य गाथा और बलिदान की गाथा सुनी थी। आज के भाग में हम ऐसे नौसैनिक अधिकारी की शौर्य गाथा सुनने जा रहे हैं जिनके हैरतअंगेज कारनामों के कारण 1971 की बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में हमें जीत प्राप्त करने में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी। इस बहादुर सैनिक का नाम है मोहन नारायण राव सामन। 1977 में पाकिस्तान के पूर्व तथा पश्चिम भागों में चुनाव कराए गए थे। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नेता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें कि बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता था, उनके अवामी लीग पार्टी को दोनों विभाग में मिलकर पूर्वी और पश्चिमी बेहद और ज़बरदस्त बहुमत हासिल हुआ था। इसीलिए उन्हें सत्ता मिलना ये तय था लगभग। लेकिन पाकिस्तानी सेना और पश्चिम पाकिस्तान के कई राजनीतिक दल उन्हें सत्ता सौंपने के पक्ष में नहीं थे। कई महीनों तक कशमकश चलती रही, वार्तालाप चलता रहा। लेकिन वार्तालाप टूटने के बाद शेख मुजीबुर रहमान साहब को पश्चिमी पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल याह्या खान ने कराची में बंदीवास में डाल दिया। इधर उन्हें बंदीवास में डालने के बाद बंगाली जनता में आक्रोश अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। इस आक्रोश को दबाने हेतु पूर्वी पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने ज़बरदस्त अत्याचार और जुल्म का कहर ढाना शुरू कर दिया था। इस अमानवीय नरसंहार से बचने के लिए लाखों की तादाद में बंगाली लोग भारत के पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में दाखिल होना शुरू हुआ था। यह नरसंहार 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ। अप्रैल महीने के अंत तक इन शरणार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये बोझ होना भारत के लिए असंभव और नामुमकिन था। हमने कूटनीतिक स्तर पर कई बार पश्चिमी देशों के सामने गुहार लगाई कि इस शरणार्थी समस्या को हल करने में वो हमारी मदद करें, लेकिन पश्चिमी देश और इस्लामिक देशों ने हमारा साथ नहीं दिया। इसीलिए अप्रैल महीने में ये बात साफ हो गई थी कि यह समस्या का समाधान भारत को ही निकालना है। और इस नतीजे पर देश का शीर्ष नेतृत्व पहुंच गया था कि युद्ध के सिवाय अन्य कोई विकल्प अब बचा नहीं है। इसीलिए इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे शीर्ष नेता ने यह तय किया था कि अब युद्ध की तैयारी की जाए। इसकी चलते भारतीय स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना को युद्ध के लिए तैयारी करने और पूरी तरह से तैयार होने के निर्देश दे दिए गए थे। जैसा कि ज्ञात है, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में हमने हमारी नौसेना को उतारा नहीं था, उसे युद्ध भूमि से दूर ही रखा गया था। लेकिन 1971 की स्थिति इन दो युद्धों से पूरी तरह विपरीत थी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के दरमियान जो संपर्क था वो ज़्यादातर समुद्र मार्ग से था। पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को सैनिक तथा संसाधन तथा आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति समुद्र मार्ग से ही होती थी। यह फासला लगभग 3000 किलोमीटर लंबा था। इसीलिए यदि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध जीतना है और बांग्लादेश को मुक्ति दिलानी है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और नौसेना का भी यही मानना था कि पाकिस्तान द्वारा जो व्यावसायिक जहाज़ पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान आते हैं उन्हें बाधित किया जाए, उनका आना बंद किया जाए, अन्यथा बांग्लादेश को मुक्ति दिलाना संभव नहीं होगा। इसी के चलते हमारी नौसेना तैयार हुई। यद्यपि युद्ध 3 दिसंबर 1971 को आरंभ हुआ था, लेकिन उसकी शुरुआत हमने अप्रैल महीने से ही शुरू कर दी थी। यानी इसका मतलब है कि हम 8-9 महीने तक इस तैयारी में जुटे रहे।
उस समय के हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा साहब ने ये तय कर लिया था कि हम इस कार्य के लिए हमें एक कोवर्ट यूनिट का गठन करना चाहिए था। इसके चलते उस समय के कोवर्ट ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल एम के रॉय साहब ने एक कमांडो यूनिट का गठन किया। इस कमांडो यूनिट की बागदौड़ उस समय के हमारे अधिकारी कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत साहब को सौंपी गई थी। इस गुप्त और गुरीला यूनिट को यह कार्य सौंपा गया था कि पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइन है और जो उनकी शिपिंग है, जो व्यावसायिक जहाज़ है जो पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी छोर तक आते हैं, उनका मार्ग रोका जाए और उन्हें नष्ट किया जाए। इस यूनिट में से नौसेना के अधिकारी थे और कुछ प्रशिक्षित गोताखोरों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। जैसे जैसे पाकिस्तान में सेना द्वारा बंगाली जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ते गए, वैसे वैसे बंगाली अफसर जो पाकिस्तान के नौसेना में शामिल थे, उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया था और कई बंगाली अफसर अपनी नौसेना को छोड़कर हमारे साथ मिल गए थे। इसमें से भी कुछ अधिकारी को इस खुफिया यूनिट में शामिल किया गया था। इस यूनिट ने 400 बंगाली युवकों को प्रशिक्षित किया ताकि वो गुरिल्ला युद्ध को खेलने में और उसके लड़ने में सक्षम हो सके थे। इन सब का ट्रेनिंग कैप्टन सामंत साहब के ही निगरानी में हुआ था। इस यूनिट ने जो अपना पहल की, उसकी जानकारी उस समय के हमारे नौसेना अध्यक्ष एडमिरल नंदा साहब और कोवर्ट डिवीज़न ऑपरेशन के मुखिया एम के रॉय साहब के साथ सिर्फ सामंत साहब को ही थी। यानी इन 3 लोगों के अलावा यह इस प्रकार का कोई कोवर्ट यूनिट अस्तित्व में है, इसकी जानकारी नौसेना के अन्य अधिकारियों भी नहीं थी। इतनी गुप्तता से इस काम को अंजाम दिया गया था। इस यूनिट ने इस लड़ाई में 60 लाख टन पाकिस्तानी शिपिंग को नष्ट कर दिया था। उसी के चलते हमने कुल 1 लाख टन लॉजिस्टिक्स और शिपिंग लाइन को और व्यावसायिक जहाज़ को नष्ट करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। इस यूनिट का मुख्य काम ये था कि जो उस समय के पूर्व पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, खुलना और छालना, उस पर हमला करके उसकी नाकाबंदी करने के आदेश इस यूनिट के दिए गए थे। इसके चलते इस यूनिट ने यह भूमिका बखूबी निभाई और इन दोनों बंदरगाह को ज़बरदस्त क्षति पहुंचाई, उसकी नाकेबंदी की। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम पाकिस्तान से आने वाली सभी रसद और हथियार आना बंद हो गए। इसी के साथ पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक पूर्वी छोर पर मौजूद थे, उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। उनके भागने के सभी रास्ते हमने बंद कर दिए थे। इसके कारण पाकिस्तान के सामने हमारी सेना के समक्ष समर्पण करने और घुटने टेकने के सिवाय अन्य कोई पर्याय बाकी नहीं रह गया था। इस संदर्भ में गौर करने वाली एक और बात यह है कि 7 से 10 दिसंबर 1971 के दरमियान जो मुक्ति वाहिनी थी, जिसे कि हमने ही प्रशिक्षित किया था, परसू नदी में उसकी 3 गनबोटें कार्यरत थी। हमारे वायुसेना के कुछ गलतफहमी और गलती के कारण इस मुहिम के दौरान 2 मुक्ति वाहिनी के गनबोट को निशाना बनाकर उसे नष्ट कर दिया गया था। इस हमले के चलते वहाँ पर तैनात कई सैनिकों को सामंत साहब के नेतृत्व वाले यूनिट ने बचाया, उनकी सुरक्षा की और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित वहाँ से इवैक्यूएट किया। इस इवैक्यूएशन तक की ही सामंत साहब रुके नहीं, बल्कि इस इवैक्यूएशन को सक्सेसफुल अंजाम देने के बाद वो तुरंत अपने जो मिशन दिया गया था, कई बंदरगाहों पर हमला करके पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काटने का, उसके ऊपर वो निकल पड़े और इस काम को भी उन्होंने पूरी कुशलता और अपने बहादुरी के साथ अंजाम दिया, उसे पूर्ण किया। उनका यह कार्य
बहुत खुफिया और गुप्त रूप से हुआ गया था। इस मिशन को एक्स मिशन नाम दिया गया था। इस खुफिया मिशन की जानकारी सामंत साहब ने निवृत्ति पश्चात दी। सामंत साहब 1974 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने इंडियाज कोवर्ट नेवल ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान नाम से एक किताब लिखी। इस किताब के द्वारा उन्होंने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जोखिम भरा गोरिल्ला मिशन चलाया था, उसकी जानकारी उन्होंने देशवासियों के साथ साझा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बहादुर सैनिक ने 20 मार्च 2019 को बम्बई में, आज के मुंबई में, अंतिम सांस ली। इस बहादुर सैनिक को अभिवादन करते हुए हमारा यह भाग यही समाप्त होता है। अगला भाग 21 मई को प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।